मॉर्निंग इंडिया। आइए आज की बड़ी खबरों का जल्दी से रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच आज शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक करने जा रही है और शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोपहर 1 बजे शिवसेना भवन में ही होगी। ये बैठक उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करेंगे और उस बैठक में शिवसेना में चल रही उथल पुथल को लेकर चर्चा हो जानी है, ये संभावना जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज अपने सहयोगी दलों से मुलाकात करेंगे। देवेंद्र फडणवीस सुबह 11 बजे रामदास अठावले से मुलाकात करेंगे। सहयोगी दलों से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल पर चर्चा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज आदित्य ठाकरे ने पब्लिक मीटिंग बुलाई है। आदित्य ठाकरे आज शाम 6:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता शामिल होंगे। आदित्य की पब्लिक मीटिंग बिरला मातोश्री सभागृह में होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उद्धव ने कहा कि मैं सत्ता का लालची नहीं हूं, मैं सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उद्धव ने बयान दिया है कि बीजेपी ने हमेशा हमें धोखा दिया है। एकनाथ शिंदे पर सीएम शिंदे ने कहा कि अगर उनको डिप्टी सीएम बनना था तो मुझे बोल देते। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच राज्य पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए आदेश दे दिए। खासतौर पर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अलर्ट मिला है कि शिव सैनिक भारी संख्या में सड़क पर उतरकर हंगामा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है और इसी बीच सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर बागी गुट के 16 विधायकों को अयोग्यता के मामले में नोटिस भेज सकते हैं। अयोग्यता के मामले में 27 जून को सुनवाई हो सकती है और ऐसे में बागी विधायकों को मुंबई में मौजूद रहना होगा। उधर डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए बागी विधायक प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। आज मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे होनी है, जिसमें राज्य बीजेपी के संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। और वहीं माना यह भी जा रहा है कि अगर शिंदे बीजेपी को समर्थन देते हैं तो सरकार बनाने के लिए पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर हो रहे संघर्ष में एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी कूद पड़े हैं। शिवसेना के 2 गुटों में बंटने पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है और इसके लिए एमएनएस ने पोस्टर का सहारा लिया। मुंबई के साकीनाका इलाके में पोस्टर लगाए गए, जिस पर लिखा गया है कि अब कैसा लग रहा है आपको। शिवसेना नेता यशवंत जाधव पर एक शिव सैनिक ने जान से मारने का आरोप लगाया है और इसकी लिखित शिकायत महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे को दी गई है। और यशवंत जाधव के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में फोन पर धमकी दी गई थी। यशवंत जाधव की पत्नी यामिनी जाधव शिवसेना की विधायक हैं और इस वक्त बागी होकर शिंदे कैंप के साथ गुवाहाटी में हैं। पीएम मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी जाएंगे और पीएम मोदी आज आधी रात को जर्मनी के क्लोज पहुंचेंगे और 26-27 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। वे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी 2 सत्रों को संबोधित करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य पर खास तौर पर चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के केरल के वायनाड दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और राहुल के दफ्तर में तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है। शुक्रवार की दोपहर वायनाड में कुछ लोग कांग्रेस सांसद के दफ्तर की खिड़कियों पर चढ़ गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कांग्रेस ने इस हमले के पीछे स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई पर आरोप लगाए हैं। फिलहाल एसएफआई के 8 कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए हैं। सांसद राहुल गांधी के वायनाड दफ्तर में हमले के लिए कांग्रेस ने एसएफआई पर निशाना साधा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि एसएफआई के गुंडों ने भयावह हमला किया है और यह अराजकता और गुंडागर्दी है। सीपीएम संगठित माफिया में बदल गई है और इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए केरल के सीएम उपद्रवियों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं, ये कहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर में तिरंगा यात्रा करेंगे। दोनों मुख्यमंत्री आज दोपहर 1 बजे कुल्लू पहुंचेंगे। आपकी तिरंगा यात्रा 2 बजे शुरू होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में आज नुपुर शर्मा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी केस दर्ज किया गया है। मुंबई की पायधोनी पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और नुपुर के खिलाफ ये शिकायत रजा अकादमी ने दर्ज कराई थी। 2 राज्यों की पुलिस ने नुपुर को एक ही तारीख पर पेश होने के लिए कहा है। कोलकाता और मुंबई पुलिस की ओर से नुपुर को आज बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने के लिए कहा गया था और ये दूसरी बार है जब नुपुर को कोलकाता पुलिस ने उनकी टिप्पणी के सिलसिले में समन जारी किया है। इस नए समन से पहले उत्तरी कोलकाता के हेमस्ट स्ट्रीट थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी।
मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी है और इसी के तहत आज सीएम शिवराज का इटारसी का दौरा है। आज शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के इटारसी में निकाय चुनाव के मद्देनजर एक रोड शो करेंगे। उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब जल्द ही 7 से 11 साल के बच्चों को कोवोवैक्स वैक्सीन लगाई जा सकती है। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक एक्सपर्ट कमेटी ने इसकी मंजूरी देने की सिफारिश की। सिफारिश को आखिरी मंजूरी के लिए डीसीजीआई को भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीडीएससीओ की कोविड-19 पर एसईसी ने एसआईआई के आवेदन पर विचार विमर्श किया है और 7 से 11 साल के बच्चों के लिए कोवोवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण देने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 14 स्थानों के एक सघन तलाशी अभियान चलाया। श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम और कठुआ समेत कई स्थानों पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान कुछ डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस मामले में एनआईए लगातार जांच भी कर रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा से पहले बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों का दौरा किया। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल में अमरनाथ यात्रियों के लिए 70 बेड वाले पूरी तरह से सुसज्जित डीआरडीओ अस्पताल का उद्घाटन किया। साथ ही उपराज्यपाल सिन्हा ने अपने बालटाल और पहलगाम दौरे के दौरान अमरनाथ यात्रा की समीक्षा की बैठक की थी। दिल्ली सरकार की मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के खिलाड़ियों का खेल और बेहतर बनाने के लिए उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए चेक प्रदान किए। और सीएम केजरीवाल ने कहा कि खिलाड़ियों के सामने आने वाली 3 कठिनाइयां हैं: पैसों की कमी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये उन्होंने कहा। असम में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ ने अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत अभियान और तेज कर दिया गया है। लगातार राहत बचाव कार्य से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। आगरा में प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही शादीशुदा महिला की हत्या का आरोप उसके पति और 2 ननद पर लगा है। पुलिस के मुताबिक पति से नाराज महिला करीब 1.5 साल से प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। जब पति को पत्नी की लोकेशन का पता चला तो वो अपनी दोनों बहनों के साथ आगरा के ओम श्री अपार्टमेंट पहुंचा, जहां आरोप लगाया कि पति और ननदों ने पहले महिला के हाथ पैर बांधे और फिर अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया। पंजाब के पटियाला के गांव वारन के पास शमशान घाट में एक लिफाफे के अंदर 2 पुराने हैंड ग्रेनेड और 17 कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया ये जा रहा है कि हैंड ग्रेनेड और कारतूस सफाई के दौरान बरामद हुए हैं। बरामद हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज करने के लिए एक टीम तुरंत जालंधर से पटियाला बुलाई गई और फिलहाल पंजाब की पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। भारत के लिए कोरोना वैक्सीन संजीवनी साबित हुई और लासेंट स्टडी जनरल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कोरोना टीकाकरण की वजह से भारत में कम से कम 42 लाख लोगों की जान बचाई गई। अध्ययन के प्रमुख लेखक ओलिवर वाटसन ने यह कहा है कि भारत में 51 लाख से अधिक लोगों के मरने की आशंका जताई गई थी, लेकिन टीकाकरण की वजह से लाखों लोगों की जान बच पाई। भारत के रूस से कच्चे तेल का आयात अप्रैल से अब तक 50 गुना से अधिक बढ़ गया है। भारत में कुल आयातित तेल में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 10% हो गई है। यूक्रेन रूस युद्ध से पहले भारत के आयात किए जाने वाले तेल में रूस की हिस्सेदारी महज 0.2% थी और रूस अब भारत के लिए 10 बड़े तेल आपूर्तिकर्ता की लिस्ट में शामिल हो गया है।